नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं खिया के बाग में। ये आंदोलन चलते हुए लगभग 2 साल होने वाले हैं और ये आंदोलन अभी तक चल रहा है आजमगढ़ के विस्तारीकरण का। लेकिन हम लोग आजमगढ़ के विस्तारीकरण पर बाद में बात करेंगे। शुरुआत हम लोग करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, 7 जजों की बेंच ने जो दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि ST SC वर्ग में भी अब क्रीमी लेयर होगा, तो यहाँ के लोगों का क्या कहना है। और काका को तो आप भली बात ही जानते होंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे अपने वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि ST SC को भी अब एक क्रीमी लेयर होगा, उसके बाद ही वो आरक्षण मिलेगा, ताकि जो वंचित रह गया है वर्ग उसको भी आरक्षण मिले। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो पहले आरक्षण तय था SC का, ST का और OBC का, तो उसमें जब ये क्रीमी लेयर वाला प्रयोग कर रहे हैं कि जो SC या ST में जो मतलब कि कुछ आर्थिक तौर पर मजबूत हो गए हैं, वो आरक्षण से बरी कर दिए जाएंगे। बाकी लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। OBC भी ऐसा करेंगे। सवाल ये उठता है कि अगर आप इस तरह से लोगों को किनारे करेंगे और सर्टिफिकेट बनाएगा आर्थिक स्थिति पर कि ये कितने आर्थिक तौर पर कितने संपन्न है, कितने गरीब हैं, तो ये बनाएगा लेखपाल। और लेखपाल 100-200 रुपये पा जाएगा तो गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देगा। ये तो है। कोई फायदा इसका नहीं होगा। और जो एक तरफ से किया जाता था उसमें जो गरीब लोग नहीं पाते थे, जो थोड़ा संपन्न लोग हुआ करते थे, वही लोग उसका फायदा लेते थे। ये सच है। तो उसमें क्या जिन लोगों को नहीं मिलता था उन लोगों ने आवाज़ उठाने का प्रयास किया? कभी नहीं। अगर करते तो वो भी मेन लाइन में होते ना। OBC और SC ST में तीनों की बात कर रहा हूँ कि जो संपन्न कुछ लोग थे वो तो पैसे दे करके लेखपाल से अपनी वो बनवा लेते थे कि हम इस लायक हैं, तो उनको आरक्षण मिल जाता था। जो बेचारे पैसे से तंग थे, अपने ही पास पैसा नहीं था, तो लेखपाल को कहाँ से देंगे, तो लेखपाल उनका नहीं बनाता था। अब यही कहानी आ करके फिर फंसी कि जब ये क्रीमी लेयर लग जाएगा तो इनको किनारे कर दिया जाएगा कि थोड़ा आर्थिक रूप से संपन्न है उनको किनारे कर दिया जाए, बाकी लोगों को दिया जाएगा। इसकी क्या गारंटी है? वो फिर लेखपाल को पैसा देकर अपना बनवा लेगा, फिर उनको वही धंधा होगा। सरकार को ये चाहिए कि सरकार खुद करके इसका आकलन करे कि मजबूत कौन है आर्थिक तौर पर। जैसे मतलब आप कह रहे हैं कि आर्थिक जनगणना होनी चाहिए, ताकि कौन किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और कौन आर्थिक रूप से मजबूत है या फिर कौन गरीब है। तो अगर इस तरह से वो करते तब शायद लेखपाल लोग पैसा लेकर के भी नहीं कर पाते, क्योंकि इसका रिकॉर्ड होता कि ये गरीब है कि अमीर है। तो जब रिकॉर्ड नहीं है और इन्हीं लोगों पर, जैसे अब एक उदाहरण मैं दे दूं, हम लोगों का कागज कहीं पेपर कहीं भी चला जाता है तो इसके जांच करके रिपोर्ट देने की बात लेखपाल कानूनगो पे आ जाती है। तो जो एक बार वो दे चुका वही बार बार देता है। वो जवाब हम लोगों को मिला तो हम लोगों ने फिर उसको रिमाइंडर कर दिया कि अगर उनसे जांच करवानी है तो कृपया बंद कर दीजिए। हमारी जांच करवानी है तो ऊपर की कमेटी भेजिए जांच के लिए कि हम गलत हैं या सही हैं। तो अब देखिए इसका जवाब क्या आता है। तो इस तरह से जो आप पूछ रही हैं उसमें मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे गरीब और अमीर जाति से कोई नहीं होता। जब होता है तो अपने आर्थिक रूप से वो अमीर होता है और गरीब होता है। कहीं कहीं ये भी होता है कि हम अगर अपनी आवाज़ को उठाएं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, तो अच्छा भी लगता है और लड़ाई जीती भी जाती है तो उसका एक अच्छा रिस्पांस भी मिलता है। लेकिन यहाँ तो वो लोग हैं कि हमारी लड़ाई को फलाने लड़ें, वो जीतें, वो लेके आवें तो हमको दें। ये सोच लोगों के अंदर बैठा दी गई है, सदियों से आज भी है। तो जो आर्थिक तौर पर संपन्न है, जो पढ़ लिख करके थोड़ा प्रबुद्ध तबके के हो गए हैं, तो वो तो भाई अपने अधिकार को समझते हैं। अभी
कुछ ही दिन हुआ है, जातिगत जनगणना की बड़ा हो हल्ला हो रहा था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जैसे कि अखिलेश यादव जी का माननीय वो संसद में कहते हुए नजर आए कि आपने जाति कैसे पूछ लिया राहुल गांधी की, और उन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना करवा लेंगे विपक्ष में बैठ करके। तो सवाल मेरा ये है कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए? जातिगत जनगणना से एक वोट बैंक की तैयारी होती है, और आर्थिक जनगणना होनी चाहिए जिससे पता चलता है कि हमारे समाज में कितने लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं और कितने लोगों की ज़रूरत है कि सरकार की योजनाएं मिले और वो उसका लाभ उठा करके वो भी एक अपने जीवन अच्छे से जी सकें। देखिए, जातीय जनगणना करवाने का ये वोट बैंक नहीं होता है। नहीं, वोट बैंक वाली बात नहीं है इसमें। सवाल ये है कि 49% आरक्षण है, तो 49% में देश के लगभग 90% लोग आ जाएंगे या 85% लोग आ जाते हैं 49 में, और 51 में मुट्ठी भर लोग आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा आरक्षण तुम्हारी जगह पर, ये तो हम लोगों के लिए बच गया। तो ये जो आरक्षण वाला मुद्दा है 49% वाला, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हम यही कह रहे हैं जनगणना होनी चाहिए, और जातीय जनगणना होगी जिसकी जितने हिस्सेदारी भागीदारी उतनी ही उसकी हिस्सेदारी का ये जो नारा बना है कि ओबीसी SC ST अगर 85% है तो उनको 85% दो ना। तो ये भी होना चाहिए ना कि अगर कोई सक्षम अथवा आर्थिक रूप से सक्षम है, जैसे कि अभी बात हो रही है क्रीमी लेयर की, अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम है, भले ही ST SC का दलित वर्ग का एकदम मेन महादलित वर्ग में हो, अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम है, उसके पास अपने 1 लाख सैलरी का कारोबार है या फिर बिजनेस है, कोई अच्छा खासा घर है, बच्चों को अच्छी जगह स्कूल में पढ़ा रहा है, तो फिर उसको वो आरक्षण की क्या आवश्यकता है? वो तो जनरल में चाहे वो आरक्षण में जाए, बराबर ही है। आप शायद बात को या तो मैं कह नहीं पाया या तो आप समझ नहीं पाई। जाति जनगणना होगा, जैसे मान लीजिए कि यादव के हिस्से अगर 5% आया, तो 5% में वो 5% का जो खर्च होगा, वो यादव में अगर 50% लोग आर्थिक रूप पर संपन्न होंगे तो 50 लोगों को 5% होना चाहिए, ना कि पूरे 100 लोगों को। इसलिए जाति गणना के बाद जो ये आर्थिक रूप से उनमें जो होगा उसका होना चाहिए। और ये जातीय जनगणना जो ये आरक्षण के लिए नहीं की जा रही है कि ये आरक्षण ही हो, लेकिन आरक्षण सटा हुआ है उससे। सवाल ये उठता है कि पार्लियामेंट, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद जैसे ऊंची जगहों पर के जो नौकरियां हैं, आज आप तलाश लीजिए तो सभी के सभी बड़ी जातियों के लोग हैं। कहाँ उसमें OBC कितने लोग हैं, कितने SC के लोग हैं। तो उन जगहों पर भी इनकी हिस्सेदारी, क्या SC में नहीं कोई विद्वान है? क्या SC में नहीं कोई अच्छा पढ़ा लिखा है? OBC में नहीं है? इनको जगह क्यों नहीं दी जाती है? उस योग्य हैं फिर भी नहीं जगह दी जा रही है, क्योंकि बहुमत हर जगह पर काबिज आज भी उन्हीं का है। तो ये तो फायदा होगा ना। जैसे एक विश्वविद्यालय में किस पद पर 100 लोगों का है, 100 लोगों में लगभग 96 या कितने बड़ी जातियों के लोग हैं। 4 में 1 SC का है, 2 OBC के हैं और 1 जो है मुस्लिम है। अब ये कहाँ से न्याय संगत है? जबकि उसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं और जो टीचर हैं, ये लोग जो हैं अच्छे विद्वान हैं, अच्छे जानकार हैं। छात्र चाहते हैं कि ये लोग इस जगह पर आएँ तो अच्छी बात है, लेकिन उनको जगह नहीं दी जाती। उनको जगह नहीं दी जाती कि जो आदमी कहीं न कहीं से ये लोगों को लगता है, बड़ी जात वालों को, कि ये आ जाएगा तो हम लोगों को फिर उभरने का अवसर नहीं मिलेगा। तो ये अपने तरीके पर लोग अपने फ़ायदा के लिए करते हैं। जातीय जनगणना का मतलब ये है कि उनको भागीदारी पूरी दी जाए। अब जो SC में अगर मान लिया जाए कि हिस्से आता है 5%, तो 5% उस गरीब को तो नहीं मिलेगा जिसके बच्चे पढ़े ही नहीं हों।
तो जो आर्थिक तौर पर कुछ संपन्न रहेगा, अपने बच्चों को पढ़ाया रहेगा, बच्चे उस योग्य होंगे, उन्हीं को न दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो इनके लायक है वो तो इनको अधिकार मिलना चाहिए ना। जाति जनगणना का यही मतलब निकलता है। और आर्थिक जनगणना होती है तो उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, आर्थिक जनगणना का बात मैंने पहले, पैरेलल फ़ायदा हो सकता है या फिर अलग अलग होगा? नहीं, अलग अलग रहेगा। जैसे ये मैंने अभी बताया ना, इसका तो जातिगत जनगणना का था। आर्थिक जनगणना क्या होगा? तो जाति यानी जो आर्थिक जनगणना आपने पूछा है तो मैंने पहले में बता दिया है कि उन लोगों को जो आर्थिक जनगणना की बात होगी, तो जैसे एससी होगा, ओबीसी होगा या कोई भी एक होगा, तो उसमें जो पैसे वाला है वो लेखपाल से अपना कागज बनवा लेता है, उसका फ़ायदा ले लेता है। जिसके बेचारे के पास लेखपाल को देने के लिए नहीं होता, तो नुकसान हो गया ना, कि मतलब अगर तो ये जो नियम आया क्रीमी लेयर वाला, इसका नुकसान है। वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो क्रीमी लेयर वाला आया है, माना कि हालांकि चाहिए नहीं उनको, चाहिए होता तो वो आवाज़ खुद ही उठाते कि हमको चाहिए, हमारे लिए करो, है ना। सवाल ये उठता है कि क्रीमी लेयर दे करके आप यहीं पर क्यों ये सब किए हैं। जहाँ बड़ी जातियों के या पूंजीपतियों वाली बात आती है, वहाँ आप ऐसा कोई नियम नहीं लगाते ताकि उस नियम से जनता या देश का भला हो। आप नियम वहाँ लगाते हैं कि जहाँ गरीब तबके के लोग हों, छोट बिरादरी के लोग हों, कि ये लोग हमेशा रगड़े जाएं और घाटे में रहें, ताकि ये जब तक दबे रहेंगे तब तक हमारा शासन चलता रहेगा। क्योंकि जो अमीर होते हैं वो खुद उठने में सक्षम होते हैं, जो गरीब होते हैं उन्हीं को तो उठाना पड़ता है ना, उठाना पड़ता है। तो उन्हीं के लिए नियम बनेगा, नहीं तो उनके लिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाए। जो बाकी बना हुआ था, देखिए वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा है। आपका एससी बच्चों के लिए विद्यालय में फीस माफ थी। आज एससी बच्चे अगर इस बात को कहें, जैसे वो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण, नहीं फीस तो कम लगती है। अरे कम नहीं लगती, लगती ही नहीं। अब जैसे वो लोग ये कहते हैं कि जैसे ये बच्चे, हाँ हायर एजुकेशन में होता है, लेकिन उतनी उनकी स्कॉलरशिप आ जाती है। जैसे ये कहा जाता है कि ओबीसी और एससी के अंदर गरीब तबका हो या अमीर तबका हो, ये उनके लिए सिर्फ ये है कि ये गरीब लोग हैं, ये एससी हैं, ये एसटी हैं। उनको ये नहीं है कि इनकी योग्यता क्या है। और उनको जो अपना करते हैं, जैसे बड़े लोगों के लिए, उनमें से क्या एक फैसला वो कर पाएंगे कि ये बड़े लोग आखिर हर जगह पर कब्जा किए हुए हैं, ना योग्यता होते हुए भी, तो उसके लिए वो क्या करेंगे। दूसरे तरफ जब ये बात आती है कि ये आर्थिक तौर पर जो बात की गई कि हम लोगों के बीच में क्या 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 होता है, तो इसमें जैसे बड़े लोगों के घर में अगर कोई भी कानून ऐसी नहीं बना करके दी जाती है कि ये किया जाए, वहीं गरीबों में ये की हो गया कि प्राइमरी के लिए बच्चों की फ़ीस माफ़, जूनियर हाई स्कूल या इंटर के लिए फ़ीस माफ़। लेकिन क्या उन्होंने प्राइमरी विद्यालय या सरकारी विद्यालय के संरक्षण की कोई व्यवस्था किया है? आज प्राइमरी विद्यालय लखनऊ में पता नहीं कैठो बंद करने के आदेश हो गए कि बंद किए जाए। वहाँ प्राइवेट विद्यालय हैं, तो प्राइवेट विद्यालय में, और मैं तो ये कहता हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट विद्यालय ये सर के बाल उखाड़ लेते हैं। तो जब प्राइवेट विद्यालय को बढ़ावा दे रहे हैं यहाँ पर, सरकारी विद्यालय को बंद कर रहे हैं, तो गरीब के बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो प्राइवेट में सबके बस का पढ़ाना नहीं है। बिल्कुल। तो इस पर उनको संरक्षण देना चाहिए कि सरकारी विद्यालय को और बढ़ाया जाए और प्राइवेट पर रोक लगाई जाए, तब तो गरीबों के बच्चे पढ़ पाएंगे। दूसरे तरफ मैं एक बात और कह देना, लेकिन देखने को तो ये भी मिलता है ना कि ये ऐसे प्राइमरी स्कूल यहाँ पर भी है, लेकिन पढ़ने तो वही बच्चे आते हैं जिनको पढ़ना नहीं होता या फिर जो वजीफ़ा चाहिए होता है। जो थोड़ा सा सक्षम होता है वो प्राइवेट स्कूल भी ऐसे अपने एरिया में ले लिया जाए, कम फी भी लगती है, ज़रूरी नहीं कि वो जयपुरिया में ही जाए, तो भी तो बच्चे अपने लोग प्राइवेट में ही भेजते हैं। उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, जो एक बात आती है ना कि पहले आप लोगों को नहीं ख्याल होगा, हम लोगों के बचपन का ख्याल है
कि यहाँ बनियों के और बड़े जातियों की बारात आती थी तो 3 दिन पर विदा होती थी। अच्छा। और हाथी दौड़ती, घोड़ा दौड़ते और क्या क्या होता था। और हम लोगों के यहाँ अगर बारात आती थी तो हम लोग शाम को वही रस पिलाते थे और सवेरे मटर की कच्ची दाल भिगो करके उनको खिलाकर रस पिलाते थे। यही नाश्ता होता था और शाम को भोजन होता था, शाम को बारात चली जाती थी। धीरे 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 उनके घर मिठाइयाँ बनती थी और नमकीन मिलता था पानी पीने के लिए। अब मिठाइयाँ हमारे यहाँ बीच में तो ये हो गया कि आइटम गिना जाने लगा कि कई आइटम मीठा बना हुआ है। और वो धीरे 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 सुबह आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं। वो तो सुधार ले गए बिक जाने के बाद। अब बिकने पर हमारा ओबीसी और एससी तुला हुआ है, उनकी नकल कर रहा है। इसी तरह से जो आप कह रही हैं कि उनके बच्चे भी तो प्राइमरी में नहीं पढ़ते हैं, जाकर के प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो उसी तरह से देखा खेत बेच के, जेवर बेच के, या जो मेहनत करके लाएंगे उनको दे करके प्राइमरी में पढ़ाएंगे, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई गारंटी तो है नहीं। लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत हुई नहीं, तो दिन पर दिन गड़बड़ होती चली गई। अगर सरकारी विद्यालय में सरकार जरा टाइट हो करके उसका वो जांच वाँच करवाती, टीचर लोग कायदे से पढ़ाते, तो ये गरीब बच्चे वहाँ पर नहीं जाते। और जब वहाँ पर नहीं जाते तो जो प्राइमरी विद्यालय में इनके ड्रेस में, बैग में और जूता में, फीस में जो पैसे जाते हैं वो पैसे रख लेते तो 1 महीने के लिए उनके बच्चों के दाल और सब्जी का काम चल जाता है। कहीं ना कहीं ये भी तो देखने को मिलता है ना कि आप एक स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं। अगर आप कहें कि हमारे बच्चे जो है सरकारी में पढ़ रहे हैं, कमात बढ़िया है, सरकारी में पढ़ावत है, ये भी तो उनके थोड़ा हीन भावना की तरफ गिराता है। इसको कैसे कहेंगे? देखिए, कहते हैं लोग ना कि अगर किसी के ताकत को छीड़ करना हो तो जम कर उसकी तारीफ कर दो, उसकी बड़ाई जम कर दो, वो अपने आप छीड़ हो जाएगा। तो अगर कोई कह दे कि अरे आप तो बहुत अच्छा कमा रही हैं अर्चना, और आपके घर के लोग प्राइवेट विद्यालय में ना फिर भी काम तो वही कर रहे हैं लोग, देखी देखा कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, यह समाज अगर इतना ही बुद्धिमान होता तो सदियों से इस समाज को लतियाया नहीं गया होता। ये तो आपने सही कहा। तो जब इतने जल्दी क्या जागरूक हो जाएंगे लोग?